आदर्शवादी राज्य की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे कि आदर्शवादी राज्य इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। आदर्शवादी राज्य की विशेषताएं, पहली विशेषता देखें तो जो आदर्शवादी राज्य है ये क्या है? स्वाभाविक संस्था है। कौन सी संस्था है? स्वाभाविक संस्था। जो आदर्शवादी राज्य है ये स्वाभाविक संस्था है। इसमें क्या होता है? जैसे मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अर्थात जैसे हर मनुष्य क्या रहता है? एक समाज में रहता है, अपने अपने समाज में रहता है। समाज द्वारा बांटा गया है कि कौन सा मनुष्य कैसा रहेगा, तो इसलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है, क्योंकि मनुष्य समाज से बाहर रहना पसंद नहीं करता। देख लेना, कोई भी इंसान होता है, पहले जंगलों में रहते थे, लोग शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, कपड़ों की जगह अपना शरीर पत्तों से ढक के रखते थे। लेकिन जब जब मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य ने अपने मस्तिष्क का विवेक का प्रयोग किया, तो क्या करने लग गया? मनुष्य एक समाज बनाने लग गया। पहले परिवार बना, परिवार बहुत सारे परिवार बनके समाज बनने लग गया। तो स्वाभाविक संस्था अर्थात आदर्शवादी राज्य की पहली विशेषता में हम देखेंगे कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में रहना पसंद करता है। कहाँ पे रहना पसंद करता है? समाज में। एक विद्वान थे ग्रीन, उन्होंने कहा कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता अधिकारों में निहित है। जो ग्रीन विद्वान थे, इन्होंने कहा था कि जो मानव की जो दिमाग है ये क्या चाहती है? स्वतंत्रता चाहती है। कभी भी किसी को देख लेना, कोई इंसान स्वतंत्र रहना पसंद करता है, चाहे अपराधी हो, कोई गुंडा हो, तो उसको दंड भी दे दिया जाए तो वो क्या कहेगा? तो मुझे दंड मत दो, जेल में मत डालो, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। किसी भी व्यक्ति को देख लो, लड़कियों को देख लो, अगर कम उम्र में शादी कर दी जाए तो वो कम ही पसंद करती है ससुराल जाना, और एक स्वतंत्र हर इंसान चाहता है। तो क्या कहता है ग्रीन? तो जो मानव है वो क्या चाहता है? स्वतंत्र, और स्वतंत्र रहेगा तभी वो अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएगा। अगर इंसान स्वतंत्र ही नहीं रहेगा तो अपने अधिकार कैसे कर पाएगा? अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर पाएगा? तो इसी आधार पर आदर्शवादी राज्य की पहली विशेषता है स्वाभाविक संस्था। स्वाभाविक संस्था अर्थात पसंद करता है, मनुष्य समाज में रहना पसंद करता है क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है। दूसरा है नैतिक संस्था। दूसरी विशेषता है नैतिक संस्था। दूसरी विशेषता है नैतिक संस्था। इस नैतिक संस्था ये जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ उनको अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि इनकी डिटेल कहूँगा तो समझ में इनके बारे में बता दूंगा कि स्वाभाविक संस्था क्या होती है, नैतिक संस्था क्या होती है। स्वाभाविक संस्था तो है मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद करता है। दूसरी नैतिक संस्था, मनुष्य हमेशा नैतिकता की बातें करता है। जब भी देख लो अपने पुराने बुजुर्ग लोग हैं, घर में रहते हैं, वो कहते हैं कि 7 बजे बाद या शाम को अंधेरा होने के बाद किसी को बाहर नहीं निकलना चाहिए। सही कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, जो नैतिकता की बात करते हैं। तो आदर्शवादी राज्य में क्या है? आदर्शवादी राज्य में एक नैतिक संस्था है। क्या है? नैतिक संस्था। नैतिकता की ज़्यादा बातें करते हैं, रीति रिवाजों की ज़्यादा बात करते हैं, संस्कारों की ज़्यादा बात करते हैं। कहते हैं कि एक उम्र के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, एक उम्र के हिसाब से कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति 40 साल तक घर के ऊपर बोझ बना रहे, काम आप नहीं करें, तो आदर्शवादी राज्य में भी व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि एक उम्र होती है, पढ़ने की उम्र होती है, काम करने की भी उम्र होती है, और भगवान की पूजा अर्चना करने की उसकी भी एक उम्र होती है। इसलिए आदर्शवादी राज्य को कहा गया है नैतिक संस्था भी है, एक नैतिकता की बात भी ये करता है। उसके बाद में है अगली विशेषता, व्यक्ति और राज्य एक दूसरे पर निर्भर है। आदर्शवादी राज्य की तीसरी विशेषता है व्यक्ति और राज्य किस पे निर्भर है? एक दूसरे पर निर्भर है। व्यक्ति और राज्य एक दूसरे पर निर्भर है। एक दूसरे पर निर्भर है व्यक्ति और राज्य। व्यक्ति और राज्य क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है। अगर व्यक्ति नहीं रहेगा, राज्य नहीं रहेगा, तो ये आदर्शवादी राज्य नहीं बन सकता। कैसे? मान लो कोई राज्य है, राजस्थान राज्य ही मान लो,
कभी राज्य नहीं बन सकता, क्योंकि व्यक्ति से ही राज्य का निर्माण होता है। अगर राज्य है व्यक्ति नहीं है तो वो राज्य नहीं बन सकता। तो ये क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो क्या है, ये एक दूसरे पर निर्भर है। इसके बाद में है, पहली विशेषता होगी स्वाभाविक संस्था, दूसरी हो गई नैतिक संस्था, तीसरी होगी व्यक्ति और राज्य एक दूसरे पर निर्भर है। अगली विशेषता है राज्य के आधार इच्छा है। अगली विशेषता है राज्य का आधार इच्छा है। राज्य का क्या आधार है, इच्छा है। ये पॉइंट लिख लो एक बार सभी ये पॉइंट। तो आदर्शवादी राज्य की अगली विशेषता है राज्य का आधार क्या है, इच्छा है। इसका अर्थ समझना कि राज्य का आधार इच्छा क्या है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जो राज्य में रहता है तो क्या करता है वो, क्योंकि वो जो जनता होती है वो क्या करती है, राज्य के आदर्शों का पालना अपनी इच्छा से करती है, न कि शक्ति के कारण। ये पॉइंट समझना, इस पॉइंट का क्या अर्थ है। राज्य का आधार इच्छा है। राज्य का आधार इच्छा है। इसके आधार क्या होता है, जो व्यक्ति या जनता जिस राज्य में निवास करती है वो उस राज्य के आदर्शों का या नियमों का पालन किस आधार पर करती है, अपनी इच्छा के आधार पर करती है, ना कि राज्य की शक्ति के आधार पर करती है। मान लो आपकी इच्छा है राज्य को मानो या मत मानो, आप अपने हिसाब से करते हो, राज्य के कानून अपने हिसाब से करते हो। मान लो कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है, अगर हेलमेट नहीं है तो अपनी पालन अपने हिसाब से करता है, न कि किसी के दबाव के कारण। अगर व्यक्ति को लगेगा राज्य ने कानून तो बना दिया कि मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहना करो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है तो उसका चालान काट दिया जाता है, तो वो डर के कारण थोड़ा सा। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति हेलमेट पहनता तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा राज्य की होगी या व्यक्ति की होगी, व्यक्ति की खुद की होगी। अगर हेलमेट पहनने से राज्य को कोई फायदा नहीं है, व्यक्ति को खुद को फायदा है। जो कानून बनाया जाता है वो व्यक्ति के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि राज्य का आधार इच्छा है। व्यक्ति जनता जो होती है वो अपनी इच्छा से कानून का पालन करती है, राज्य के आदर्शों नियमों का पालन करती है, न कि उस राज्य के शक्ति के डर से। राज्य का जो पावर होती है उसके डर से कभी पालन नहीं करती। इसीलिए आज्ञा पालन जनता की स्वाभाविक प्रवृत्ति में निहित है। जो आज्ञा पालन करती है जनता, वो जनता की अपनी इच्छा के ऊपर है, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के ऊपर है। उसके बाद में राज्य व्यक्ति के मध्य प्राकृतिक संबंध होता है। राज्य व व्यक्ति के मध्य, राज्य व व्यक्ति के मध्य क्या होता है, प्राकृतिक संबंध होता है। प्राकृतिक संबंध होता है। कैसे, जो व्यक्ति और राज्य आपस में जुड़े हुए हैं, वो प्रकृति के हिसाब से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिकली जुड़े, वो प्रकृति के हिसाब से ही जुड़े हुए हैं। कैसे, राज्य व्यक्ति अपने आप में प्राकृतिक संबंध होता है, उनमें प्रकृति के हिसाब से एक संबंध होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है राज्य मानवीय स्वतंत्रता का साधन है। क्या है, राज्य मानवीय स्वतंत्रता का संबंध है। राज्य क्या है, मानवीय स्वतंत्रता का संबंध है। राज्य मानवीय स्वतंत्रता का संबंध है। इसका अर्थ क्या है कि जो राज्य है वो क्या है, मानवीय, मानव की स्वतंत्रता इसका साधन है, इसका संबंध है। राज्य मानवीय स्वतंत्रता का साधन है। क्या है, साधन है। अगर मानव की स्वतंत्रता की इच्छा नहीं की गई तो वो राज्य नहीं बन सकता। वो क्या नहीं बन। इसके बाद में किसी भी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। राज्य किसी भी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। तो जो राज्य है
इसके क्या है, राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो राज्य होता है वो जनता का कल्याण ही चाहता है, हमेशा क्या चाहता है, जनता का कल्याण ही चाहता है। इसलिए राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का इनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है, राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त